स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और हम लोगों का जो मध्यकालीन इतिहास चल रहा था उसमें मैंने आप लोगों को भारत में तुर्कों के आगमन से संबंधित महमूद गजनवी तक की पूरी बातों को बता चुका था। आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो मुद्दा है मोहम्मद गोरी से संबंधित। यानी हम लोग आज पढ़ेंगे गोरी से संबंधित उस समस्त मुद्दे को जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। सारी बातों को मैं पूरी गहराई से बताने की कोशिश करता हूँ। क्या है गोरी से संबंधित पूरी रहस्य की बात है। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा, क्योंकि जब आप लोगों का साथ सहयोग रहेगा तो निसंदेह मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर हम बात करें इस मध्यकालीन इतिहास की जो भूमिका निभाने वाला मोहम्मद गोरी है, अगर इससे संबंधित मुद्दों पे तो गोरी से संबंधित मुद्दे को अगर देखा जाए तो इसकी कहानी कहीं न कहीं जो उपज होती है वो महमूद गजनवी के ही एक जीते हुए क्षेत्र से होती है। जो महमूद गजनवी भारत की धरती को 17 बार रौंदने की कोशिश किया था, वही महमूद गजनवी अगर देखा जाए तो उसका एक क्षेत्र पे अपना एकाधिकार था, जो क्षेत्र था गोर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये गोर क्षेत्र जो महमूद गजनवी के कब्जे में था, वहीं से पूरी पृष्ठभूमि महमूद गजनवी के क्षेत्र में जो गोर क्षेत्र आता था, वहीं से पूरी कहानी शुरू होती है मोहम्मद गोरी के भाई के द्वारा। हम लोग उस पूरी बातों को पूरा डिटेल से समझते हैं। जरा अगर हम लोग देखते, सपोज करिए यहाँ पे हमारा भारत देश है, सपोज करते यहाँ हमारा भारत देश है। हम लोगों को कहानी को कैसे शुरू करना है, इन सारी मुद्दे को मैं एक साथ लेके चलता हूँ। और ये जो महमूद गजनवी जो चल रहा है सत्ता को लेकर के मध्य एशियाई क्षेत्र में ऐसे नक्शे में ऐसे फिगर में ऐसे बनाने की कोशिश कर देता। ये सपोज करिए गोर क्षेत्र है, ये गोर क्षेत्र है जो महमूद गजनवी के कब्जे में था। और ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक दूसरा शख्स अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है और वो शख्स आता है गियासुद्दीन मुहम्मद करके। ये घटना घटित होगी 1173 के आसपास ये घटना घटित होती है। यानी 1173 के आसपास देखा जाए तो इस क्षेत्र पे एकाधिकार करने वाला कौन आ जाता है, गियासुद्दीन मुहम्मद करके आता है, जो इस क्षेत्र पे अपना एकाधिकार या अपना वर्चस्व स्थापित करता है। अगर देखा जाए तो गोर साम्राज्य की जो स्थापना किया था गियासुद्दीन मुहम्मद ने, इसी का भाई था शहाबुद्दीन, इसी का भाई शहाबुद्दीन करके आता है, जिसको इतिहास में बहुत चर्चित नाम से जाना जाता है। इस शहाबुद्दीन को, इसी को कहा जाता है मुहम्मद, इसी को मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। यही शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। ये शहाबुद्दीन जो था, ये देखा जाए तो उस समय गजनी वंश का गवर्नर के रूप में ये पद पे स्थापित हो चुका था। और गजनी में जिस वंश परंपरा की सबसे ज्यादा ताकत चल रही थी, जो सबसे प्रधान वंश के नाम से जाना जाता था, वो प्रधान वंश के नाम से था संसबनी वंश था। यानी कि कह सकते हैं मोहम्मद गोरी जो था वो किस वंश से ताल्लुकात रखता है, तो आप कहेंगे संसबनी वंश से ताल्लुकात रखता था। और इसी वंश परंपरा की सबसे ज्यादा सबसे प्रभावशाली जो नीतियां थी वो लागू इसी वंश परंपरा से संबंधित चल रही थी। मोहम्मद गोरी जो था, जैसे ये गोर क्षेत्र पे गवर्नर के रूप में आता है और धीरे धीरे इसको उसके भाई के हाथों से सत्ता जैसे इसके हाथों में आ जाती है, तो मोहम्मद गोरी भी चूंकि तुर्क साम्राज्य से संबंधित ये भी था। और तुर्कियों के अभियान का जो उद्देश्य था, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो टोटल का टोटल उद्देश्य साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर के अभियान करने की अभिलाषा रखते थे। यानी छोटे से शब्दों में ये कह सकते हैं कि टोटल तुर्की जो आक्रांता आते हैं वो अरब आक्रांताओं से कुछ अलग थे। अरब आक्रांताओं का जहां नियम नीति ये था कि हमें धन दौलत को लूटना है,
मध्य एशियाई क्षेत्रों में विशाल साम्राज्य को स्थापित करना है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। वहीं पर तुर्कों का जो इंटेंशन था वो ये था कि हमें विशाल साम्राज्य को स्थापित करना है, और इस उद्देश्य को लेकर के क्या किया, क्षेत्रों पे तुर्कों ने ताबड़तोड़ आक्रमण बोला था। और उन्हीं तुर्कों में मैंने सारी कहानी बताया था। आज मैं बताता हूँ पूरी कहानी मोहम्मद गोरी की। तो मोहम्मद गोरी से संबंधित अगर देखा जाए तो क्या क्या कहानी है इसके भारत के अभियान को लेकर के। मोहम्मद गोरी जैसे क्षेत्र पे अपने शासन सत्ता को स्थापित कर देता है तो वो भारत को रौंदने की कोशिश करता है, भारत पे ताबड़तोड़ आक्रमण करता है। और बहुत सारे अभियान ऐसे थे जहां पर मोहम्मद गोरी को सफलता हासिल हुआ। अधिकांश क्षेत्रों में मोहम्मद गोरी अपनी सफलता को हासिल करता है। कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जहां मोहम्मद गोरी को सफलता से मुंह मोड़ना पड़ता है और वो असफल हो जाता है। उन सारी बातों को किस तरह से हम लोग देखते हैं। मोहम्मद गोरी अपने जीवन काल में पहला भारत पे जो आक्रमण कर रहा है, भारत पे पहला जो अटैक कर रहा है वो 1175 के आसपास कर रहा है, और ये करेगा मुल्तान के खिलाफ करेगा। यानी कि यहाँ से ये क्या करेगा, चलेगा और यहाँ हम पाक वाले क्षेत्र को रख लेते हैं, यानी कि ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र तक ही आकर के अभी मुल्तान के क्षेत्र को ही लगभग जीतने की कोशिश करता है। 1176 में देखा जाए तो ये अपना दूसरा अभियान जारी करता है, और ये भी मुल्तान ही क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों पे अभियान जारी करता है। लेकिन ये अभियान जो होता है भट्टी राजपूतों के खिलाफ करता है 1176 के आसपास। 1176 के अभियान के बाद मोहम्मद गोरी की जो ललचाई आंखें थी वो धीरे धीरे बढ़ती हुई चली गई, क्योंकि भारत के सामरिक क्षेत्रों पे एकाधिकार करना, इसको जीतना और यहाँ अपनी सत्ता को स्थापित करने की अभिलाषा रखना उसके अंदर एक लालच को पैदा कर चुका था। और इस लालच को लेकर के उसने अब भारत पे ताबड़तोड़ अभियान करने की कोशिश करता है। 1176 के अभियान के बाद वो कई छोटे छोटे अभियान और भी करता रहता है, लेकिन आता है 1178 में अगला अभियान लेकर के, और ये करेगा गुजरात के अनहिलवाड़ा क्षेत्र पे। यानी कि अब मोहम्मद गोरी का जो अभियान होगा वो सीधे गुजरात के अनहिलवाड़ा क्षेत्र पर सीधे अपना अभियान जमाएगा, अनहिलवाड़ा क्षेत्र पर। और इस अनहिलवाड़ा क्षेत्र पे अगर शासन देखा जाए कौन कर रहा था, तो मैंने यहाँ लिखा है चालुक्यों का जमाना चल रहा था। मैंने उत्तर भारत के राजवंशों में जब पढ़ा रहा था तो चालुक्य वंश की कहानी मैंने आपको पढ़ाया था। यानी कि जब 1178 में मोहम्मद गोरी गुजरात के अनहिलवाड़ा क्षेत्र पे अभियान जारी करता है, तो उस समय गुजरात के अनहिलवाड़ा क्षेत्र पे शासन को संचालित करने वाला भारतीय बादशाह जो था वो भारतीय बादशाह था मूलराज द्वितीय, जिसको भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता था। और ये चालुक्य वंश से ताल्लुकात रखता था, और इसकी सत्ता स्थापित जो चल रही थी वो गुजरात के अनहिलवाड़ा क्षेत्र में स्थापित थी। मोहम्मद गोरी 1178 में अटैक करता है गुजरात के अनहिलवाड़ा क्षेत्र पे। जैसे अटैक करता है तो गुजरात के अनहिलवाड़ा क्षेत्र का जो बादशाह आता है मूलराज द्वितीय, ये मूलराज द्वितीय गोरी को आबू पर्वत के समीप बहुत ही बुरी तरीके से अपदस्थ कर देता है। अपने जीवन काल में आने वाला मोहम्मद गोरी जैसा एक तुर्क आक्रांता जो 1175 मुल्तान को हिला रहा है, जो 1176 भट्टी राजपूतों को हिला रहा है, वही गोरी जैसे तुर्की आक्रांता जब गुजरात के क्षेत्रों में अपना अटैक करने की कोशिश करता है तो गुजरात पे शासन करने वाला शक्तिशाली बादशाह जो था चालुक्य वंशी शासक, वो चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय मोहम्मद गोरी को बहुत ही बुरी तरीके से अपदस्थ कर देता है, पराजित कर देता है। ये बात भारतीय इतिहास के लिए इसलिए बहुत चर्चा का विषय बन जाता है क्योंकि गोरी जैसे विदेशी तुर्की आक्रांता को भारत की धरती पे पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा। अगर देखा जाए तो गोरी पहली बार आकर के भारत की धरती पे पराजित हो रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह जो पराजय थी ये गोरी के जीवन का पहला भारतीय पराजय के नाम से जाना जाता है।
इसलिए इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। मूलराज द्वितीय जो चालुक्य वंशी शासक है, आबू पर्वत के समीप ले जाकर के इसको हराता है और किस गोरी को हराता है, जो गोरी के जीवन का भारतीय अभियान के दौरान हुए पहला पराजय के नाम से विख्यात है इतिहास में। 1178 के युद्ध के बाद गोरी कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि इतनी आसानी से और इतने तौर तरीके से तो हराया नहीं था। तो उस तुर्क आक्रांता की जो ललचाई आंखें थी वो कुछ समय के लिए क्या होती है, कुछ समय के लिए उसकी ललचाई आंखों में पानी भर जाता है। लेकिन तुर्की आक्रांताओं की मन को कंट्रोल करे कौन? ये तुर्क आक्रांता जो थे ये अपनी लालच को मानने वाले थे नहीं। यही कारण है कि वो भारत पे फिर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब इन क्षेत्रों में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता था। इसने सोचा कि हम गुजरात के इस क्षेत्र को जीतेंगे। उसको आने का मेन उद्देश्य जो था वो दिल्ली में आना चाह रहा है, लेकिन अभी दिल्ली तक वो नहीं आ रहा है। अभी वो सीमावर्ती क्षेत्रों को सोच रहा है कि हम युद्ध करते चलें और सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतते हुए चलेंगे, उसके बाद हम दिल्ली पे एकाधिकार करेंगे, क्योंकि उसका इंटेंशन ही था दिल्ली पे एकाधिकार करने का। और दिल्ली के क्षेत्रों पे एकाधिकार करने से पहले ही उसको चना चबा दिया गया था, इसीलिए वो इस बात से बहुत दुखित हुआ और गोरी जैसे आक्रांता भारत की इस धरती पे, यानी कि जो वर्तमान भारत की धरती है, इधर वो आक्रमण करने के लिए सोच भी नहीं रहा है। वो अपना अगला अभियान जो जारी किया था 1179 में, वो अभियान किया था आज का जो पाकिस्तान में पड़ने वाला पेशावर क्षेत्र है, जो उस समय भारत के क्षेत्र में आता था। ये अभियान अपना जारी करेगा और आएगा, ये पेशावर क्षेत्र को क्या करेगा, जीत लेगा। पेशावर को जीतने के बाद 1185 में अभियान जारी करेगा। आज का देखा जाए सियालकोट जो पाकिस्तान में है, उस समय भारत में था, फिर अपना अभियान जारी करेगा और जारी करके क्या करेगा, सियालकोट वाले क्षेत्रों को जीत लेगा। जैसे इन क्षेत्रों को जीत लेता है तो जीतने के बाद इसकी पुनः जो ललचाई आंखें थी वो भारत की दिल्ली की सत्ता पे पड़ती हैं। अब ये सोच रहा है कि हम फिर चलें भारत पर और सीधे अब दिल्ली पर अटैक करेंगे। और दिल्ली पे कोई ऐसे मामूली बादशाह शासन नहीं कर रहा था। उत्तर भारत के राजवंशों में देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता को संचालित करने वाला भारत का एक ताकतवर शक्तिशाली बादशाह था, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से इतिहास में काफी विख्यात है। अब उस पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गोरी का अभियान जारी होगा। गोरी पृथ्वीराज चौहान को चुनौती देता है युद्ध के लिए, और पृथ्वीराज चौहान भी कहीं इस बात से परे नहीं है कि वो भी युद्ध नीति को इतनी आसान तौर तरीके से हटाने वाले शख्स नहीं थे। भारतीय नेताओं में पृथ्वीराज चौहान एक विख्यात शासक के रूप में भी संबोधित किए जाते हैं। गोरी जैसे तुर्की आक्रांता जब भारत पर देखा, वो पेशावर को जीत लेता है, सियालकोट को जीत लेता है, तो वो सीधे अटैक करने की कोशिश करेगा। अब सीधे उसका जो अभियान होगा वो सीधे अभियान दिल्ली के क्षेत्रों पे होगा। और दिल्ली पे शासन करने वाला कोई ऐसे मामूली बादशाह नहीं थे। यहाँ सत्ता का संचालन करने वाला शख्स जो थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, वो पृथ्वीराज चौहान थे। यानी कि अब जो युद्ध चलेगा वो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच चलेगा। और कहा जाता है कि इस युद्ध को अगर देखा जाए तो जो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच युद्ध चला है वो इतिहास में हरियाणा के तराइन के मैदान में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि तराइन के क्षेत्रों में पहली बार यह युद्ध लड़ा गया था। 1191 के आसपास ये युद्ध लड़ा गया था। 1191 के आसपास जो युद्ध चला था वो युद्ध था तराइन के युद्ध के नाम से बहुत ज्यादा विख्यात है। तराइन के युद्ध में देखा जाए तो एक तरफ सत्ता की बागडोर को संचालित करने वाला एक क्रूर विदेशी आक्रांता गोरी था, और दूसरी तरफ भारतीय सत्ता की बागडोर को संचालित करने वाले एक शक्तिशाली बादशाह पृथ्वीराज चौहान थे। दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता है और युद्ध का जो परिणाम आता है उसमें पृथ्वीराज चौहान को विजयी मिल जाती है और गोरी जैसे विदेशी आक्रांता को पराजय का सामना करना पड़ता है।
गोरी इस पराजय से काफी दुखी हुआ था। यानी कि तराइन का जो पहला युद्ध चल रहा है, इसमें चौहान जो थे ये ऊपर तीर किए हैं, इसका मतलब जीत रहे हैं, और गोरी जो था ये नीचे किया हूं, इसका मतलब ये हार रहा है। दोनों सत्ताओं के बीच हुए घमासान युद्ध में जो चौहान की विजय मिली थी, चौहान की एक बड़ी, देखा जाए तो उपलब्धि के रूप में भी इतिहास में देखा जाता है। गोरी अपने पहले पराजय के बाद उसने कुछ समय के लिए तो अंधकार जिंदगी जिया ही था। जब यहाँ पे उसने पराजय का सामना किया था 1178 में, अब गोरी को एक बड़े स्तर पे देखा जाए, भारत में जो पराजय का सामना देखना पड़ा था वो तराइन का पहला युद्ध था, जिसमें उसे बड़े स्तर पे पराजय का सामना करना पड़ा था। लेकिन गोरी जैसे विदेशी आक्रांता अपनी बातों को किस तरह से वो भारतीय क्षेत्रों पे का अधिकार करने के लिए बहुत सारे कूटनीति नियमों का भी पालन करने का कोशिश किया था। और उस कूटनीति नियमों में अगर देखा जाए तो जयचंद्र जैसे भारत का एक मक्कार शख्स जो है वो कहीं न कहीं गोरी का साथ दे देता है। इतिहास के मुताबिक इस बात को बताया जाता है कि पहले तराइन के युद्ध के बाद गोरी दूसरे तराइन के युद्ध के लिए दूसरी तराइन में दूसरी बार युद्ध चलता है। तराइन में 3 बार युद्ध चलेगा, पहला और दूसरा युद्ध हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तीसरा युद्ध हम लोग 1215 में पढ़ेंगे इल्तुतमिश के जमाने में, वहां हम लोग देखेंगे तराइन में एक बार और युद्ध छिड़ेगा। अभी हम लोग 2 युद्ध यहाँ देखते हैं। तराइन का जो दूसरा युद्ध चल रहा है, इसमें एक पक्ष में देखा जाए तो फिर भारत का एक शक्तिशाली सम्राट या कह सकते हैं शासक जो था वो चौहान, और दूसरी तरफ एक विदेशी लुटेरा आक्रांता तुर्क गोरी था। इन दोनों के बीचों में दोबारा युद्ध चलता है, और वो घमासान युद्ध जो चलता है तराइन के दूसरा युद्ध के नाम से जो विख्यात है वो 1192 में चलता है। 1192 में हुए तराइन के दूसरे युद्ध में देखा जाए तो चौहान को पराजय का सामना करना पड़ा, चौहान हार जाते हैं और गोरी जो था वो जीत जाता है। गोरी के जीत के पीछे कहीं न कहीं भारत के घुसपैठ जो शासक थे वो गोरी का साथ दिए थे, चौहान के खुफिया की तरह उनको उनकी कमजोरी को बताने का काम किए थे। इस बात की जानकारी पृथ्वीराज रासो से भी वर्णित होता है। यानी कि देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान को जो पराजय का सामना दूसरे युद्ध में करना पड़ा, उसमें कहीं न कहीं भारत के कुछ मक्कार ऐसे शासक थे जो गोरी का साथ देने का काम किए थे। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोरी जैसे विदेशी आक्रांता के बाजू में इतनी फौलाद नहीं भरी थी जो पृथ्वीराज चौहान जैसे एक शक्तिशाली शासक की सत्ता को उखाड़ फेंका। इतिहास के अनुसार इस बात को कहा भी जाता है, जो बात ये कहा जाता है वो स्पेशल विवरण मिलता है, जो वो मिलता है गोरी का ही एक कवि है जिसका नाम मिनहाज बताया जाता है। मैंने तथ्य में लास्ट में लिख दिया है, इसको मिनहाज बताया जाता है। और इसकी एक पुस्तक आती है तबकात ए नासिरी। चौहान के पास भी विवरण देने के लिए एक कवि आते हैं चंद्रवरदाई, जिनकी एक पुस्तक मिलती है पृथ्वीराज रासो। इन दोनों किताबों की कहानी क्या है? इन दोनों किताबों की अगर देखा जाए तो दोनों किताबों में जो मिनहाज है वो कहता है कि गोरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को दूसरे तराइन के युद्ध में पराजय ही नहीं करता है, अपितु उनके हमेशा हमेशा के लिए उनको सुला देता है, यानी कि मार देता है, उनकी मौत हो जाती है। वहीं पर देखा जाए तो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो पुस्तक इस बात को कहता है कि गोरी जो था वो गोरी ने चौहान को मारा नहीं, बल्कि चौहान ने गोरी को मार दिया था। किस तरह से बताया जाता है? ये कहा जाता है कि जो चौहान थे वो शब्द भेदी बाण को चलाना जानते थे, और चौहान गोरी जब युद्ध करता है तो गोरी के युद्ध के बाद उसको गिरफ्त में ले लिया जाता है, और गिरफ्त में लेकर के उसको ऊपर बैठा दिया जाता है। और चौहान को क्या कहता है, चंद्रवरदाई कहता है कि मैंने कुछ बातों को बोला, और उस बात का पालन करते हुए चौहान जो थे पृथ्वीराज चौहान वो गोरी को मार देते हैं। वो बात क्या थी? दरअसल वो बात ये थी कि ऐसा बताया जाता है कि जो चौहान थे वो शब्द वेदी बाण को चलाना जानते थे, और चंद्रवरदाई जो थे वो ये कहे कि 4 बास 14 गिरह तनुवस्त पर मार, ताही पर सुल्तान है क्यों धीर धरा चौहान। इसका मतलब ये निकला
कि गोरी जो था वो 4 बांस का लगा हुआ 14 गांठियों की बनी हुई 4 बांस थी, और वहीं पे गोरी 4 बांस 14 गिरत तनु अस्त पर मार वही मारने के लिए कहा था। ताही पर सुल्तान है क्यों धीर धरा चौहान, यानी कि सुल्तान वहीं पर बैठा है। और पृथ्वीराज चौहान से कहा जा रहा है कि आप 4 बांस 14 गांठ वाली 4 बांसों का आकलन करिए और उतना ऊंचाई पे तीर मारिए, वहीं पे गोरी बैठा है। और पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई की इस श्लोक को सुन करके तीर छोड़ते हैं और जा करके गोरी को लग जाता है और गोरी मर जाता है। ऐसा कुछ बात बताया जाता है चंद्रवरदाई के द्वारा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इतिहासकारों के अनुसार इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता। तमाम सारे साक्ष्यों और आंकड़ों की अपर्याप्तता के कारण इस बात को अस्वीकार कर दिया जाता है, और जिस बात को स्वीकार किया जाता है वो बात है गोरी का विवरण देने वाला मिनहाज का पुस्तक तबकात ए नासरी, जिसके अनुसार इस बात को बताया जाता है कि तराइन के हुए दूसरे युद्ध में चौहान की पराजय हो जाती है और गोरी जीत जाता है। यानी कि दिल्ली के क्षेत्रों पे देखा जाए तो गोरी जैसे विदेशी आक्रांता का एकाधिकार हो जाता है। गोरी जैसे इस युद्ध को 1192 के युद्ध को जीत लेता है, तो 1192 के इस युद्ध को जीतने के बाद गोरी अब टारगेट करेगा उस शख्स के पास जो शख्स गोरी का साथ दिया था, और वो शख्स था जयचंद। ये लालच में आकर के गोरी का साथ देकर के चौहान की कमजोरी को बताने का कहीं ना कहीं काम किया था। अब गोरी जो है एक लुटेरा तो किसी का हो नहीं सकता, गोरी जैसे लुटेरा पे इन्होंने विश्वास कर लिया और निस्संदेह विश्वास का इनको फायदा कुछ भी नहीं मिला। अंत में अपने आप को और अपनी जिंदगी को गंवाने की ही ये कोशिश करते हैं। 1194 के आसपास क्या करता है गोरी, चंदावर में एक चंदावर के क्षेत्रों में युद्ध छेड़ देता है, और वो समय था 1194 का, जब गोरी लड़ाई करने आता है भारत में रहने वाले एक खुफिया जानकारी देने वाले शख्स जयचंद्र के खिलाफ। और जयचंद्र और गोरी के बीच फिर युद्ध छिड़ जाता है, और गोरी जयचंद्र को बहुत बुरी तरीके से देखा जाए तो अपदस्थ कर देता है, और इनकी भी जिंदगी को यही एक तरह से पूरी ऐतिहासिक स्वरूप को ही खत्म कर देता है। चंदावर के युद्ध को जीतने के बाद गोरी अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने सेनापति ऐबक को दे देता है, और इसको सेनापति ऐबक को दे करके यहाँ की पूरी जिम्मेदारी दे करके यहाँ से लौट जाता है, पुनः चला जाता है, वो अपने गजनी के क्षेत्र में चला जाता है। दोबारा वो गजनी के क्षेत्र में लौट के चला जाता है। यानी 1194 में गोरी सारे युद्ध को करने के बाद वो चला जाता है गजनी चला जाता है, और 94 के बाद वो पुनः भारत में प्रवेश करता है। 1205 के आसपास गोरी पुनः भारत में प्रवेश करता है। यानी 1194 में वो जब गया तो दोबारा यहाँ से लौट के फिर भारत एक बार आ रहा है। वो समय था 1205 का, और 1205 में जब गोरी भारत में आता है तो उस समय उसको एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। वो बड़ा विद्रोह जो था वो बड़ा विद्रोह था खोखरो जाति का, जो 1205 में के आसपास गोरी को इस विद्रोह का सामना करना पड़ा। 1205 में खोखरों ने क्या किया, विद्रोह किया था। गोरी ने इसका सामना भी किया, और पूरी जिम्मेदारी के साथ अगर देखा जाए तो गोरी खोखरों के ऊपर अपनी वर्चस्व को स्थापित कर लिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि गोरी जो था वो जीत जाता है, वो विजय हो जाता है। खोखरो विद्रोह को दबाने के बाद गोरी फिर एक बार यहाँ से भारत से क्या करता है, भारत के लिए गजनी के लिए जाता है। लेकिन दिल्ली से वो कुछ दूर तक अभी चल रहा है, उसको सिंध के क्षेत्रों में ही क्या किए खोखरों ने घेर लिया, और खोखरों ने सिंध के क्षेत्रों में घेरा था। 1206 डेट के हिसाब से बताया जाता है कि लगभग 13 मार्च 1206 के आसपास सिंध के ही दमयक नामक एक स्थान था, यहाँ खोखरो जातियों ने क्या किया, गोरी की हत्या कर दिया। गोरी मर जाता है, और गोरी के मर जाने के बाद जो गोरी ने दिल्ली पे अपना राज जमाया था, इस पूरे राज की जिम्मेदारी किसके हाथ में आ जाती है, उसी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ जाती है। और ऐबक क्या करता है, एक गुलाम जिंदगी को लेकर के गुलाम वंश के नाम से गुलाम वंश का स्थापना कर देता। तो ये गुलाम वंश तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम लोग गोरी को देखते हैं।
गौरी जो था वो कुछ सिक्कों को भी चलाया था। उस सिक्के में एक तरफ देखा जाए तो देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन करवाया था और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अरबी भाषा में उसने कलमा को खुदवा के रखा था। गौरी और ऐबक ये दोनों जो थे ये अपने जीवन काल में सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम कभी बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतने की कोशिश करेंगे। ये सपने में भी नहीं सोचे थे, लेकिन जो काम इन्होंने सपने में नहीं सोचा था उसको वास्तव में कर दिखाने का जो काम किया था वो गौरी का ही एक सेनापति था, बख्तियार खिलजी। वो गौरी का ही कह सकते हैं एक सेनापति था, बख्तियार खिलजी। ये ऐबक का भी आएगा लास्ट में अभी करके, ऐबक के भी साथ इसकी जिम्मेदारी देखेंगे हम लोग जब कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे तो। और ये बख्तियार खिलजी क्या करता है, 1202 के आसपास में बिहार को जीत लेता है और 1204 के आसपास में बंगाल क्षेत्रों को जीत लेता है। इस प्रकार देखा जाए तो भारत में आने वाले जो तुर्की आक्रांता थे उन तुर्की आक्रांताओं के द्वारा भारत की धरती को कुछ इस तरह से रौदते रौदते अंततोगत्वा वो क्या करते हैं, दिल्ली पे अपना एकाधिकार कर लेते हैं। और जैसे दिल्ली पे अपना एकाधिकार कर लेते हैं तो दिल्ली पे ही नए नए वंश परंपरा को लेकर के लॉन्च करते रहते हैं और नई नई वंश परंपराएं चलती हैं। यानी कि यहीं से शुरू हो जाता है दिल्ली का टाइम पीरियड, एक तरह से शुरू हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी। और दिल्ली सल्तनत जो शुरू होती है उसमें टोटल मुस्लिम आक्रांताओं का ही राज चलता है। उसमें हम लोग गुलाम वंश देखेंगे, खिलजी वंश देखेंगे, तुगलक वंश देखेंगे, सैयद वंश देखेंगे, लोधी वंश देखेंगे। इतने सारे वंश परंपरा इस दिल्ली पे शासन करेंगे। फिर दिल्ली की सत्ता को जब उखाड़ फेंका जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे मुगलों की कहानी। उसके बीच में भी बहुत सारी बातों को पढ़ना है, तो समय समय पे मैं सारी बातों से आपको अवगत कराते चलूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप गौरी से संबंधित इतनी सारी बातों को आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा और ये सारी बात गौरी से जुड़े हुए जितनी सारी बातें हैं, पूरी गुणवत्तापूर्ण बातें हैं, इन सारी बातों को नोटबुक बनाते हुए चलिएगा साथ साथ आप। और बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों में ध्यान देने से अच्छा होगा कि साथ साथ नोटबुक बना के आप रट्टा मारते हुए चलिएगा। ये सारी चीजें हैं, इन चीजों में से ही कोई चीज आपको मिलने वाला है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक बार विश्वास के साथ आप चैनल के साथ जुड़िए और यहाँ के कंटेंट को लेकर के आप मिलाते भी रहिएगा। मैं तो पूरा दावा भी करता हूँ, मिलाते रहिएगा। सारी कंटेंट आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से ही निर्भर रहती हैं। कोई इधर उधर की मनगढ़ंत कहानी के साथ मैं अपनी कक्षा का संचालन नहीं करता हूं और ना ही चैनल पे मैं कोई और इधर उधर की बातों को करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग चैनल पे पूरी तरह से निष्ठा और पूरी तत्परता के साथ जुड़े हुए कंटेंट को नोटबुक बनाते हुए चलिएगा और सारी बातों का अध्ययन करते हुए अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जीएस जीके जैसे मुद्दों को बहुत ही आसान बनाते हुए चलिएगा। तो इतनी सारी बातों को आप कवर करते चलिए। बाकी इसके बाद की क्लास में जब मैं मिलूंगा तो दिल्ली सल्तनत के साथ मिलता हूं और वहां मैं पढ़ाऊंगा आपको पहले दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि को बनाते हुए मैं बताऊंगा गुलाम वंश से संबंधित उन सारे रहस्य की बातों को। नोट करते चलिएगा इन सारी बातों को। और चैनल से अभी आप नए जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करते चलिएगा, या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा। मैं बार बार ये बात आपसे कहता हूं क्योंकि आप लोग अगर मेरा साथ देना शुरू कर देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के पूरी निःशुल्क स्तर पे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। जीएस जी के पढ़ने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है, ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा दावा है और पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ आपसे मिलूंगा। तो सारी बातों को नोट करते हुए चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में दिल्ली सल्तनत के साथ। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।